नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो है उसके पेपर 1 जो जीके प्लस साइकोलॉजी है उसको देख रहे थे। साइकोलॉजी की एक क्लास और जीके की अपनी 3 क्लासें हो चुकी है। आज हम जो है साइकोलॉजी की दूसरी क्लास देखेंगे। ये टॉपिक वाइज सीरीज है और पहली 4 क्लास अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखें। और साइकोलॉजी और जीके की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग की जो प्लेलिस्ट पहले से बनी हुई है उसको भी साथ साथ में देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, एक फैशन डिजाइनर एक सुंदर लड़की से अपने परिधान का विज्ञापन करवाता है। कोई फैशन डिजाइनर है, वो एक सुंदर लड़की है, उससे अपने परिधान का विज्ञापन करवाता है। लड़कियां इस लड़की का अनुकरण कर अपने व्यवहार में वैसी ही फैशन लाती है या उसी फैशन के कपड़े पहनती है। ये किस प्रकार का अधिगम है? तो अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी मेरी जो साइकोलॉजी वाली, तो आप ये उत्तर आराम से बता दोगे कि ये किसका उदाहरण या एग्जाम्पल आपका है। तो एक फैशन डिजाइनर एक सुंदर लड़की से अपने परिधान का विज्ञापन करवाती है। मतलब कोई मॉडल है, उससे एक जो है परिधान का यानी कि कोई ड्रेस का विज्ञापन करवाता है कोई डिजाइनर। लड़कियां जो होती है ना, अदर लड़कियां, वो इस मॉडल को देखकर अनुकरण करती है, मतलब वो वैसे ही कपड़े पहनती है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई जो है लॉकेट पहनता है किसी हीरो के जैसे, कोई किसी हीरो के जैसे कपड़े पहनता है, तो वो होता है मॉडल या प्रतिमान का सिद्धांत। कौन सा? मॉडल या प्रतिमान को फॉलो करता है या अनुकरण करता है। हिंदी में प्रतिमान कहते हैं, इंग्लिश में मॉडल कहते हैं। और ये जो है आपका ये किस पर है? प्रेक्षण सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर? प्रेक्षण सिद्धांत पर। और प्रेक्षण सिद्धांत जो है आपका वो किससे संबंधित है? और मॉडल या प्रतिमान जो है प्रेक्षणात्मक या प्रेक्षण सिद्धांत से, जिसका दूसरा नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दोनों ही नाम ध्यान रखने हैं आपको कि मॉडल या प्रतिमान जो है, मॉडल या प्रतिमान का मतलब है हम किसी जो है हीरो या किसी प्लेयर या किसी जो अदर महिला या किसी को भी अपना रोल मॉडल या जो है प्रतिमान मान लेते हैं और इसी के आधार पर व्यवहार करते हैं। जैसे यहाँ पर लड़कियां उस लड़की के जैसे कपड़े पहनना या अनुकरण करती है, तो ये आपका प्रेक्षण सिद्धांत होता है। ठीक है, जिसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। और ये दिया हुआ है एल्बर्ट बांडुरा का। किसका? एल्बर्ट बांडुरा का। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर 4, प्रेक्षणात्मक अधिगम, या जो है प्रेक्षण सिद्धांत या सामाजिक अधिगम भी हो सकता था यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक शिक्षक 3-4 फलों को दिखाकर बच्चों को बोलता है कि ये फल किस श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही 3-4 पशुओं को दिखाकर उन्हें बताता है कि ये पशु की श्रेणी में आते हैं। इसमें किस प्रकार का अधिगम अंतर्निहित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3-4 फलों को दिखाकर बोलते हैं कि ये फलों की श्रेणी में आता है, फिर 3-4 पशुओं को दिखाते हैं और बोलते हैं ये पशुओं की श्रेणी में आता है। तो ये जो आपका जो मतलब जो ये सिद्धांत है वो किस प्रकार का जो अधिगम है उसमें अंतर्निहित है। तो ध्यान रखना, ये आपका है संपर्त्य अधिगम। कौन सा? संपर्त्य अधिगम। कारण कि आप जो है संपर्त्य देखते हो कि एक प्रकार से एक रूल बना लेते हो कि फल कैसे होते हैं और पशु कैसे होते हैं, तो ये एक प्रकार का संपर्त्य बन रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संपर्त्य अधिगम। अगला क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है? देखो व्यक्तित्व का एक होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व है और एक होता है आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। कौन सा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। पहली बात तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इन दोनों में किसने बांटा? तो इन दोनों में जो बांटा व्यक्तित्व को वो बांटा जो है कार्ल युंग या जो है कहते हैं जुंग। दोनों नाम ही यूज होते हैं। कार्ल युंग या कार्ल जुंग ने जो है व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी कौन से होते हैं? जो अपनी बातें मन में ही रखते हैं, किसी से बोलते नहीं है, सामाजिक प्रकार के नहीं होते हैं। ठीक है। और बहिर्मुखी जो अपनी जो है बातें या अपनी जो भावनाएं वो प्रकट कर देते हैं, सामाजिक होते हैं, आसानी से बोलने वाले होते हैं, मिलनसार होते हैं, वो होते हैं बहिर्मुखी। तो ये जो चीजें हैं वो व्यक्तित्व के किस का प्रकार है? तो ये आपका व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार है। क्या है? व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार, यानी कि मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार है। कौन सा? अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, जो कार्ल युंग या कार्ल जुंग ने जो प्रस्तावित किया था या जो बांटा था, और ये मनोवैज्ञानिक प्रकार है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आंकलन की यानी व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपण विधि से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। प्रक्षेपण विधि से संबंधित कौन सा? एक होती है प्रक्षेपण विधि, एक होती है प्रेक्षण विधि और एक होती है आपकी व्यक्ति आविष्कारिता। तो तीनों को ही जान लेते हैं। सबसे पहले यहां बात करते हैं व्यक्तित्व आविष्कारिता विधियां। 3 प्रकार से 3 श्रेणियों में बांटते हैं। सबसे पहले है व्यक्तित्व आविष्कारिता विधियां। ठीक है, व्यक्तित्व आविष्कारिता विधियों में कौन कौन सी आती है? नाम आपको ध्यान रखना है। एक आती है MMPI, मिनीसोटा जो है बहुपक्षीय व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है, एक आती है MMPI। ठीक है, एक आती है बेल
समायोजन आविष्कारिता, बेल समायोजन, इतना ही नाम लिख देता हूं शॉर्ट में, ठीक है। एक ये भी किस में आती है, व्यक्तित्व आविष्कारिता में आती है, ठीक है। एक प्रश्नावली नाम से जो भी आती है, कौन सी, प्रश्नावली नाम से, चाहे वो 16 पीएफ प्रश्नावली हो या अदर कोई प्रश्नावली अकेला नाम हो, तो वो भी आपकी व्यक्तित्व आविष्कारिता में ही क्या होगी, शामिल होगी। इसके अलावा जो है एक आता है ऑल पोर्ट का एएस, ऑल पोर्ट का, ये भी अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एएस जो है परीक्षण किसका है, तो ऑल पोर्ट का एएस परीक्षण, ये भी आपकी क्या है, व्यक्तित्व आविष्कारिता है, ठीक है। तो ये आपको 4 नाम तो ध्यान रखने ही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि एएस परीक्षण किसका है, तो किसका, ये ऑल पोर्ट का है, ठीक है। अब बात अपन करते हैं किसकी, प्रेक्षण विधियों की। प्रेक्षण विधि कौन सी विधि, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशनल मेथड, प्रेक्षण विधियां, ये प्रक्षेपण है और ये प्रेक्षण है, नाम ध्यान रख लेना, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये होती है प्रोजेक्टिव, क्या होती है, प्रोजेक्टिव, और ये जो आपकी प्रेक्षण वाली होती है, ये होती है आपकी कौन सी, ऑब्जर्वेशनल, ठीक है। अब प्रेक्षण विधियां में कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना, एक तो रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल, ठीक है। दूसरी जो आपकी होती है उसका नाम ध्यान रखना, स्थिति परक परीक्षण, कौन सा, स्थिति परक परीक्षण, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, परीक्षण नाम नहीं लिख रहा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है, जो है आपकी जो है व्यक्तित्व परीक्षण जो है, सॉरी रेटिंग मापनी, स्थिति परक परीक्षण, और इसके अलावा होती है एक कौन सी, जीवन इतिहास विधि, कौन सी विधि, जीवन इतिहास विधि। ये सारी की सारी आपकी प्रेक्षण विधि है, ठीक है। फिर बात आती है प्रक्षेपण, या फिर इसको कहते हैं प्रक्षेपी विधि, ठीक है। दोनों में अंतर ध्यान रख लेना। और इसमें एक तो आती है टीएटी, टीएटी क्या होता है, विषय अंतर्बोध टेस्ट। दूसरा आती है सीएटी, बालक अंतर्बोध टेस्ट, ठीक है। फिर आता है वाक्य पूर्ति, क्या आता है, वाक्य पूर्ति परीक्षण, ठीक है। फिर जो इसमें आता है, इधर लिख देता हूं, वाक्य पूर्ति के बाद में इसमें जो एक आता है आपका कहानी रचना, क्या आता है, कहानी रचना, जो वाक्य पूर्ति के जैसा ही होता है सेम, ठीक है। इसके अलावा जो एक और आता है, नाम यहीं पर थोड़ा सा जो है राइटिंग को एडजस्ट कर लें, कारण कि जो है अपने पास जो है लिखने के लिए जगह कम है टेबलेट पर, क्योंकि टेबलेट पर पढ़ाता हूं मैं। एक आती है आपकी रोजनविग की, सिर्फ रोजनविग नाम लिख रहा हूं, रोजन लिख रहा हूं, रोजनविग का जो है आपका खेल विधि, खेल साचर्य भी कहते हैं इसको। एक आती है आपकी चित्र साचर्य विधि, कौन सी, चित्र साचर्य विधि, ठीक है। एक जो आपकी आती है वो आती है कौन सी, रोडसा स्याही दाबा परीक्षण, रोडसा स्याही दाबा परीक्षण। ये सारी आपकी प्रक्षेपी विधियां हैं। और यहाँ पर प्रक्षेपी पूछा है तो देखो प्रश्नावली, प्रश्नावली ये रही, प्रश्नावली आपकी व्यक्तित्व आविष्कारिता, ठीक है। साक्षात्कार, साक्षात्कार जो है मैंने लिखा नहीं, ये प्रेक्षण में आता है, ठीक है, ये भूल गया मैं लिखना, साक्षात्कार आता है प्रेक्षण में। तो साक्षात्कार, तो ये भी आपकी क्या हो गई, जो है प्रेक्षण हो गई। जीवन इतिहास, तो ये रहा जीवन इतिहास विधि, ये भी प्रेक्षणीय विधि हो गई। तो बची कौन सी, आपकी कहानी रचना। ये देखो कहानी रचनाएं, ये जो आपकी होती है प्रक्षेपण या जो है प्रक्षेपी विधि होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेस्मर द्वारा प्रस्तावित व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है, ठीक है। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए, ठीक है। 4 में कौन कौन सा, एक पिकनिक, एक एस्थेनिक और एक एथलेटिक। तो ये जो है चौथा एंडोमॉर्फिक जो है नहीं है। फिर चौथा कौन सा है, तो चौथा यहां लिख देता हूं मैं, पिकनिक, एस्थेनिक, जो है एथलेटिक, और एक होता है आपका डाइप्लास्टिक। कौन सा, डाइप्लास्टिक। ये जो है किसने दिया, तो ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया क्रेस्मर ने, ठीक है। पिकनिक, पिकनिक से नाम से ही पता चला कि पिकनिक वाले जो है किस प्रकार के होंगे, तो पिकनिक वाले क्या होंगे, एक तो ध्यान रखना छोटा कद होता है इनका, छोटा कद, सामाजिक होते हैं, और एक मेन चीज लिखनी है वो ध्यान रखना, ये साइक्लोइड प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होते हैं, साइक्लोइड प्रवृत्ति या उत्साह विषाद से ग्रसित होते हैं, उत्साह विषाद से ग्रसित होते हैं। ये नाम आपको ध्यान रखना है। एथलेटिक नाम से पता चल रहा है जो है एकदम ताकतवर शरीर वगैरह होता है, वो होते हैं एथलेटिक वाले, ठीक है। तो इनको जो आप नॉर्मली याद रख सकते हो, जिसका शरीर जो अच्छा हो, भारी भरकम हो, ये वो ठीक। फिर बात करें हम एस्थेनिक की। एस्थेनिक कौन सा होता है, एस्थेनिक होता है आपका जो लंबा हो, ठीक है, जो पतला हो, और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये सिजोइड प्रवृत्ति के होते हैं। कौन सी प्रवृत्ति के, सिजोइड। और दूसरी बात और ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है, ये मनोविदलता से जो है ग्रसित होते हैं, मनोविदलता से ग्रसित, ठीक है। फिर जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंडोमॉर्फिक है, ये किसका वर्गीकरण है, क्यों ये भी तो अपने को बताना है। तो ये आपका सेल्डन का वर्गीकरण, किसका, सेल्डन का। कौन सा, एंडोमॉर्फिक। फिर एक होता है आपका कौन सा, एक्टोमॉर्फिक, और एक होता है आपका मिसोमॉर्फिक, ठीक है। ये है आपका सेल्डन का वर्गीकरण। तो अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का शाही दबाव परीक्षण किसने विकसित किया? अभी ऊपर बात करके आए कि व्यक्तित्व का शाही दबाव परीक्षण जो आपका किसका है? हरमन रोरसा। किसका? हरमन रोरसा का शाही दबाव परीक्षण। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि अभी प्रक्षेपी विधियों में हम चर्चा कर चुके। फिर व्यक्तित्व संरचना में इदम, अहम और पराअहम, जिनको आईडी, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। आईडी, ईगो और सुपर ईगो, ये जो है किसने दिया? तो ये जो है आपका दिया सिगमंड फ्राइड ने। कौन से सिद्धांत में? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जो है ये चीजें आपकी दी थी। ठीक है, तो कार्ल जुंग ने अंतर्मुखी बहिर्मुखी बताया था, आपको बताइए। तो जो है आपका ये ध्यान रखना, आईडी, ईगो, सुपर ईगो या इदम, अहम और पराअहम, ये जो है आपका किसने दिया? सिगमंड फ्राइड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो ये परिभाषा लगभग मान के चलो आप हर एग्जाम में पूछ ली जाती है कभी ना कभी। किसी व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्र है जो उस व्यक्ति के किसी व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्रों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन है जो उसका वातावरण के साथ एक विशिष्ट समायोजन निर्धारित करता है। ये परिभाषा किसने दी? ये पहली लाइन तो भूल जाओ आप। क्वेश्चन यहां से शुरू होता है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो उसका वातावरण के साथ एक विशिष्ट समायोजन निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसने दी? और बार बार ये पूछी जाती है, ध्यान रखना। ये ओलपोर्ट या आलपोर्ट ने दी, ध्यान रखना। यह परिभाषा मनोदैहिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन जो है व्यक्तित्व को किसने कहा है? आलपोर्ट या GW ओलपोर्ट ने कहा है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का पंच कारक सिद्धांत या 5 कारक सिद्धांत किसने दिया? तो देखो, व्यक्तित्व का 5 कारक सिद्धांत पॉल कोस्टा और मैक रे ने दिया था। तो पॉल कोस्टा और मैक रे, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पॉल कोस्टा और मैक रे ने दिया था। और 5 जो है इन्होंने कारक बताए थे व्यक्तित्व के, वो भी अपने लिखने जो है सही रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अपने को जो है पता चलाना चाहिए। सबसे पहला इन्होंने बताया था अनुभव का खुलापन। क्या बताया था? अनुभव का खुलापन। ठीक है, अनुभव का खुलापन। थोड़ा सा लिख देता हूं खुलापन, क्योंकि थोड़ा सा क्या अपने पास टेबलेट होने के कारण लिखने में थोड़ी सी जो है डिफिकल्टी होती है। दूसरा जो इन्होंने बताया था वो बताया था बहिर्मुखता। क्या बताया था? बहिर्मुखता। ठीक है। तीसरा जो इन्होंने बताया था वो बताया था तंत्रिका ताप। क्या बताया था? तंत्रिका ताप। चौथा जो इन्होंने बताया था वो बताया था सहमतिशीलता। क्या बताया था? सहमति जो है शीलता। ठीक है। और 5वां बताया था अंतर्विवेकशीलता। अंतर्विवेकशीलता। ये 5 कारक बताए थे व्यक्तित्व के, किसने? पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने। और ये जो है व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और एक बात मैं वापस क्लियर कर देता हूं कि अपनी एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन आता है ना चैनल पर, उस पर जाओगे ना तो वहां पर जो है संस्कृत डिपार्टमेंट की 70 क्लासें डाली हुई है। सेम सिलेबस है इसका और संस्कृत डिपार्टमेंट का, तो वो क्लासें भी रेगुलर देखनी है और ये क्लासें भी देखनी है। यहां मैं थोड़ा सा डिटेल से कम बताऊंगा, कारण कि वहां पर भी बहुत चीजें मैं पहले ही बता चुका। तो उन चीजों को साथ साथ में आप देखते रहें ताकि आपका रिवीजन एक बहुत बेहतर ढंग से हो जाए। अगला क्वेश्चन है ओलपोर्ट के अनुसार एकलशील सिद्धांत निजी व्यक्तित्व को प्रधानता देता है, उसे कहते हैं। मतलब निजी व्यक्तित्व को प्रधानता देने वाले लक्षण को क्या कहेंगे? ओलपोर्ट ने जो है 3 प्रकार के जो है आपके क्या बताए थे? जो है गुण बताए थे। 3 प्रकार के जो है आप कह सकते हो जो है शील गुण बताए थे। उन तीनों प्रकार को थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। सबसे पहले होता है प्रधानशील गुण। कौन सा शील गुण? प्रधान, जिसको जो है गणनात्मक भी कहते हैं। गणनात्मक शील गुण, प्रधान या गणनात्मक शील गुण। ठीक है। ये क्या होते हैं? ये जो है संख्या में कम होते हैं संख्या में कम संख्या, लेकिन व्यक्तित्व में प्रभावी होते हैं। व्यक्तित्व में प्रभावी मतलब जुड़े रहते हैं व्यक्तित्व से। जैसे गांधी जी का अहिंसा का गुण। गांधी जी का अहिंसा का गुण ये जो है आपके क्या होता है? एक प्रकार का प्रधान या गणनात्मक जो है क्या है? गुण है। ये गांधी जी से जुड़ा हुआ है। अहिंसा का नाम आते गांधी याद आते अपने को, मतलब निजी जो है व्यक्तित्व की प्रधानता देता है। तो उत्तर तो इसका गणनात्मक या प्रधान जो है लक्षण हो गया। दूसरा होता है केंद्रीयशील गुण। कौन सा? केंद्रीयशील गुण। ठीक है। केंद्रीयशील गुण कौन से होते हैं? केंद्रीयशील गुण होते हैं जो आप अपने जो है नौकरी लेने जाते हो तो बायोडेटा में लिखते हो ना, वही होते हैं। जैसे मैं मेहनती हूं। ठीक है, मेहनती। एक मिनट सही से लिख देता हूं। जैसे कोई बताते हो आपकी मैं मेहनती हूं। ठीक है, मैं ईमानदार हूं। ये ऐसे गुण होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के। फिर एक आते हैं गौण।
कौन से गौण लक्षण, जो यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है गौण, ये कौन से होते हैं जो व्यक्तित्व को सबसे कम प्रभावित करते हैं? जैसे मुझे आम जो है पसंद है, मुझे आम पसंद है, तो मुझे आम पसंद है, ये जो है व्यक्तित्व को इतना प्रभावित नहीं करते हैं। तो ऐसे गुण आते हैं गौण में। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गणनात्मक, जिसका दूसरा नाम है प्रधानशील गुण। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को रात को 8 बजे एक मित्र की शादी में पार्टी में जाना है और उसी समय वह अपने पिता के साथ कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं खरीदने जाना चाहता है। मतलब एक तरफ उसको 8 बजे जो है एक अपने दोस्त की शादी में जाना है, दूसरी तरफ उसी टाइम जो है कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं खरीदने पिताजी के साथ मार्केट जाना है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है? या एक उपागम उपागम, एक परिहार उपागम और एक उपागम परिहार। एक ये बहु उपागम परिहार, ये तो अपने को ध्यान ही नहीं देना, ऊपर वाले 3 को जो है ध्यान अपने को देना है। इसका उत्तर हो जाएगा उपागम उपागम। उपागम उपागम में क्या होता है? दोनों चीजें पॉजिटिव हो। क्या हो? दोनों चीजें पॉजिटिव हो, मतलब दो चीजों में द्वंद्व हो, ये एक प्रकार का द्वंद्व है, और दोनों पॉजिटिव चीजों के बीच में द्वंद्व हो, तो वो होता है उपागम उपागम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच अप्रोच। ठीक है, इंग्लिश वाला दिखा देता हूं, देखो अप्रोच अप्रोच। ठीक है, अप्रोच अप्रोच मतलब दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, इंग्लिश वर्जन हमेशा वैसा ही लिखाएगा, ये हिंदी वाले नाम चेंज भी आ सकते हैं, पद्धति पद्धति भी आ सकता है, वर्जन वर्जन भी आ सकता है, तो इंग्लिश वाला ध्यान रखना। अगर अप्रोच अप्रोच आ जाए मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो रात 8 बजे मित्र की शादी में जाना भी पॉजिटिव है, और पिताजी के साथ जो है आपके वस्तुएं खरीदने जाना भी पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो मतलब हो गया उपहार उपागम उपागम या पद्धति पद्धति, लेकिन इंग्लिश में अप्रोच अप्रोच। फिर आता है परिहार उपागम, मतलब एक पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव, इन दोनों में द्वंद्व। ठीक है, एक नेगेटिव, ये आसान होता है सबसे, क्योंकि नेगेटिव को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तब होता है आपका परिहार उपागम। फिर एक आता है आपका उपागम परिहार, तो ये भी इसका उल्टा ही होता है। एक आता है आपका परिहार परिहार, क्या आता है? परिहार परिहार, मतलब दोनों ही नेगेटिव हो। क्या हो? नेगेटिव नेगेटिव, मतलब आगे कुआ पीछे खाई, दोनों नेगेटिव हो, तो ये जो ये हो जाता है। लेकिन यहाँ दोनों पॉजिटिव हो तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया मतलब खुद की जो है रक्षा करना, प्रतिरक्षा जो है एडजस्ट करना खुद को, ये प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया? तो ध्यान रखना, ये आपकी प्रतिरक्षा विवाद का साधन है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया एक प्रतिरक्षा विवाद का साधन है। इसको आप डायरेक्ट ही, सॉरी गलत बता दिया मैंने। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? एक व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। प्रतिरक्षी प्रक्रिया जो है एक प्रकार का व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। प्रतिक्रिया जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है उसके द्वारा हम व्यक्तित्व की रक्षा करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नोट कर लेना आप इसको। ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं था। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 91, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ये समस्या समाधान करता है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंस से ही अपन कर लेंगे। समस्या का समाधान समायोजन से होता है, बिल्कुल। ये संतुलन स्थापित या प्रदान करता है, बिल्कुल। संतुलन भी प्रदान करता है, समस्या भी समाधान करता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत और असत्य बताना था ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि समायोजन निरंतर चलता है, हम किसी ना किसी चीज से एडजस्ट करते ही रहते हैं। ठीक है, समायोजन मतलब एडजस्ट करना। फिर समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंता से घिरा रहता है, बिल्कुल। आपको किसी ने कोई काम बता दिया और आपसे ये हो नहीं रहा, आप समायोजित नहीं हो रहे उसके साथ, तो आप में तनाव आएगा, संघर्ष आएगी, चिंता आएगी, तो बिल्कुल सही बात है। तो सत्य नहीं, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है, पीटीटी होती है ना, पीटेट कहते हो, पीटीटी। ठीक है, तो एक विद्यार्थी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, और वह कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, मतलब फेल हो गया तो बोल रहा है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, अच्छा हुआ मैं फेल हो गया। तो ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है, ये बताना आपको। ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो ये आपका युक्तिकरण है। क्या है? युक्तिकरण, जिसमें क्या करते हैं अपन जो है खुद का जो है दूसरे पर एक प्रकार से जो है कमी निकाल लेते हैं, खुद की असफलता को छिपाने के लिए दूसरे में क्या जो है उसको जो है हम कवर करते हैं अपने हिसाब से। क्या करते हैं? कवर करते हैं। जैसे मैं बीएड प्रवेश परीक्षा जो है देता है और असफल हो जाता है, तो अपन कवर करने के लिए क्या बोलते हैं कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। ठीक है, चौथा होता है तदात्मीकरण। तदात्मीकरण क्या होता है? एक उदाहरण बताता हूं जो ज्यादातर आता है आपका, कि जो है अपनी कमियां छुपाना। जैसे तदात्मीकरण में क्या होगा, जैसे मैं आपको बता दूं कि एक जो है मंद बुद्धि बालक, एक थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, मंद बुद्धि बालक, कोई मंद बुद्धि बालक है, वो जो है खुद का परिचय, शॉर्ट में लिख रहा हूं, खुद का परिचय अपने विद्वान प्रोफेसर पिता के जो है रूप में देता है, पिता के
रूप में। मतलब कोई पूछता है एक मंदबुद्धि बालक को तू कौन है, तो कि मैं उस प्रोफेसर का बेटा हूं। तो मतलब एक मंदबुद्धि बालक अपना परिचय अगर अपने पिता प्रोफेसर विद्वान पिता के रूप में दे तो वो तदात्मीकरण है। प्रक्षेपण यानी कि किसी पर दोष जो है आपका जो है क्या कर देना, दोष उसके ऊपर प्रक्षेपित कर देना। और फिर आता है आपका उदात्तीकरण। उदात्तीकरण जो होता है आपका कि जो है सामाजिक स्वीकृत कार्य करना, सामाजिक स्वीकृत कार्य करना। जैसे जैसे एक लड़ाकू बच्चे का मुक्केबाज बनना, लड़ाकू बच्चे का यानी कि क्लास में ज्यादा लड़ता झगड़ता है, लड़ाकू बच्चे का मुक्केबाज बनना, बड़ा होकर बॉक्सर बनना, मुक्केबाज बनना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? प्रतिगमन। प्रतिगमन होता है वक्त में पीछे लौटना, वक्त में पीछे लौटना। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, क्या करना, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपने जो है बचपन के किस्से सुनाए, बचपन के किस्से सुनाए, बचपन के किस्से सुनाए, तो उसको कहते हैं अपन प्रतिगमन। क्षतिपूर्ति यानी कि किसी चीज की क्षतिपूर्ति करना। जैसे क्षतिपूर्ति क्या होती है? क्षतिपूर्ति होती है जो है छोटे कद की लड़की, छोटे कद की लड़की ऊंची एडी वाली यानी हाई हील वाली जो है क्या पहनती है, हाई हील वाली सैंडल पहनना, लंबा दिखने के कारण हाई हील वाली सैंडल पहनना, सैंडल या सैंडल पहनना। तो ये जो है ना, कोई जो है छोटे कद की लड़की है वो हाई हील यानी ऊंची एडी वाली सैंडल पहनती है, इसका मतलब वो क्षतिपूर्ति करिए, खुद को बड़ा दिखा रही है। उदात्तीकरण पिछले में पढ़ चुके हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका साहचर्य। क्या हो जाएगा? साहचर्य जो है आपकी रक्षात्मक युक्ति नहीं है, जो है आपकी जो है समायोजन से बचने के लिए जो रक्षात्मक युक्ति होती है वो नहीं है। कौन सी नहीं है? साहचर्य। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथनों का चयन कीजिए। सबसे पहला, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गुणों का समुच्चय यानी कि समूह है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गुणों का समुच्चय है, बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं इस अर्थ में गत्यात्मक होती है कि वह स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। बिल्कुल, कुछ विशेषताएं गत्यात्मक होती है, स्थिति के अनुसार बदलती है। जैसे आप घर पर तो बहुत गुस्सा करते हो लेकिन बाहर जाकर चुपचाप शांति से सुनते हो, तो कुछ विशेषताएं गत्यात्मक होती है, पूरा गत्यात्मक नहीं होता। ठीक है, जो स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती है, तो ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका जो है निम्न में से कौन सा हिपोक्रेटस द्वारा प्रयुक्त व्यक्तित्व का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखो आपके जो है दिया है कि हिपोक्रेटस द्वारा प्रयुक्त व्यक्तित्व के वर्गीकरण का प्रकार कौन सा नहीं है। तो देखो हिपोक्रेटस ने 4 प्रकार बताए, और किसके आधार पर? ह्यूमरस के आधार पर। किसके आधार पर? ह्यूमरस के आधार पर। ठीक है, मिसोमॉर्फिक अभी ऊपर पढ़ कर आए, एक्टो, एंडो और मिसो, ये जो है नहीं है। ये किसका है? सेल्डन का। ये शारीरिक रचना पर आधारित है। सेल्डन का किस पर? शारीरिक रचना। देखो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो है क्लासें जरूर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मिसोमॉर्फिक जो है सेल्डन का वर्गीकरण है, तो यही नहीं है। बाकी फ्लेगमेटिक, कोलेरिक, मेलनकोलिक और इसके अलावा होता है सेंग्विन। ये 4 प्रकार दिए थे इन्होंने। क्या? सेंग्विन। ठीक है, जो आपके फ्लेगमेटिक होता है वो होता है भाव शून्य। क्या होता है? भाव शून्य और कमजोर शरीर वाला, कमजोर शरीर वाला। ठीक है, कोलेरिक होता है वो आपका, तो कोलेरिक होता है चिड़चिड़ा। क्या होता है? चिड़चिड़ा और बेचैन। ठीक है, फिर आपका मेलनकोलिक होता है, ये होता है आपका निराशावादी। क्या होता है? निराशावादी। और सेंग्विन जो होता है आपका होता है खुश मिजाज, खुश मिजाज। तो उत्तर हो जाएगा मिसोमॉर्फिक, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये सेल्डन का वर्गीकरण है और हिपोक्रेटस का नहीं है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका वो है कि एक रक्षात्मक युक्ति जहां इदम कुछ करना चाहे जिसकी पराअहम अनुमति नहीं दे, ऐसे में अहम इदम की ऊर्जा के गमन का नवीन मार्ग तलाश कर लेता है, क्या कहलाती है? इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है परिभाषा को। ऑप्शन नंबर 1 विस्थापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विस्थापन कि एक रक्षात्मक युक्ति जहां इदम तो कुछ करना चाहे जिसकी पराअहम अनुमति नहीं दे। मान लो कि आप चाहते हो कि घर से 10 रुपए जो है चोरी करके आइसक्रीम खा लेता हूं, लेकिन आपका जो पराअहम है, सुपर ईगो है, वो आपको अनुमति नहीं दे रहा कि चोरी करना गलत बात है। तो ऐसे में अहम इदम की ऊर्जा का गमन नवीन मार्ग में कर लेता है, मतलब नया मार्ग तलाश लेता है, खुद को जो है मन को बहला लेता है। तो ये बात कहलाती है आपकी विस्थापन, नोट कर लेना। ठीक है, समन। समन होता है जो है दमित इच्छाओं को जो है अचेतन मन में भेज देना, दमित इच्छाओं को अचेतन मन में भेज देना, इच्छाओं को अचेतन मन में भेज देना, अचेतन मन में भेज देना। ये होता है आपका
समन। ठीक है, तो ये अपना जो है क्वेश्चन जो है उसका उत्तर हो जाएगा विस्थापन। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के मापन के विषय आत्मबोध परीक्षण, जिसको शॉर्ट में टीएटी कहते हैं, ध्यान रखना। विषय आत्मबोध परीक्षण या हम टीएटी कहते हैं कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इस परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड बेलेक द्वारा किया गया गलत है। एक मिनट, लियोपोल्ड बेलेक है उनके द्वारा सीएटी यानी कि बालक अंतर्बोध या आत्मबोध, बालक आत्मबोध परीक्षण, सी से चिल्ड्रन, बालक आत्मबोध परीक्षण, इसका जो है निर्माण किया गया था लियोपोल्ड बेलेक द्वारा। टीएटी जिसको विषय आत्मबोध परीक्षण कहते हैं, ये मॉर्गन व मूरेन ने दिया था। किसने? मॉर्गन व मूरेन। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं, बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन में 30 है तो 30 करना, लेकिन 31 होते हैं, वैसे एक खाली होता है। इस परीक्षण का भारतीय संस्करण उमा चौधरी ने तैयार किया था, तो ये बात बिल्कुल सही है और नोट करने जैसी है कि टीएटी का भारतीय जो संस्करण है वो उमा चौधरी ने तैयार किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, तो उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर जो आपको चीज याद रखनी है वो मैं बता देता हूं कि निम्न में से कौन सा समायोजन का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। कौन सा एक अप्रत्यक्ष तरीका है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब जो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष तरीका कौन कौन से हैं वो ध्यान रखना, क्योंकि अप्रत्यक्ष अपने आप याद हो जाएंगे अगर प्रत्यक्ष याद है। प्रत्यक्ष में एक आता है आपका बाधा निराकरण। क्या आता है? बाधा निराकरण। ठीक है, दूसरा जो आता है इसमें मार्गांतिकरण। क्या आता है? मार्गांतिकरण। ठीक है, ये प्रत्यक्ष बता रहा हूं। ठीक है, फिर जो आपका आता है अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन। अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन, अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन। ठीक है, 3 हो गए। फिर जो आपका आता है परामर्श व निष्कर्ष। परामर्श व निष्कर्ष, ये भी आपका क्या है? प्रत्यक्ष निष्कर्ष। ठीक है, इसके बाद में जो आपका आता है अवधान प्राप्ति। क्या आता है? अवधान प्राप्ति। अब बताओ आप कौन सा होगा? परामर्श व निष्कर्ष प्रत्यक्ष है, ये रहा। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये रहा। बाधा निराकरण, ये रहा। तो तर्क संगतिकरण, ये जो है आपका क्या है? अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि एक बेरोजगार व्यक्ति ड्रीम 11 पर टीम लगाकर करोड़पति बन जाने वाली काल्पनिक दुनिया में घूम रहा है। उपयुक्त उदाहरण समायोजन की किस रक्षात्मक युक्ति को संदर्भित करता है? मतलब एक बेरोजगार व्यक्ति है, वो सोचता है कि ड्रीम 11 पर टीम बना के करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये जो है किस रक्षा युक्ति को संदर्भित करता है? तो ये आपका करता है किसको? दिव्या स्वप्न को। यानी कि वो क्या देख रहा है? कल्पना ही कर रहा है। क्षतिपूर्ति बता चुका, तदात्मीकरण बता चुका और युक्तिकरण भी मैं बता चुका। ठीक है, युक्तिकरण में एक चीज आपको और जो ध्यान रखनी है वो मैं बता दूं। युक्तिकरण जो है आपकी किससे? अंगूर खट्टे हैं, कई बार ये आ जाते हैं अंगूर खट्टे नींबू मीठे हैं। ये चीज कौन सी रक्षात्मक युक्ति से संबंधित है? तो ये आपकी युक्तिकरण से। ठीक है, और जो है ड्रीम, एक बेरोजगार द्वारा ड्रीम 11 पर टीम लगा के करोड़पति बन जाने की काल्पनिक दुनिया घूमना जो है दिवा स्वप्न का उदाहरण है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि समायोजन की किस रक्षात्मक युक्ति में एक व्यक्ति अपना तर्कहीन भावनाओं और व्यवहारों को तर्कयुक्त व स्वीकार्य कार्य बनाने का प्रयास करता है? ठीक है, समायोजन की किस रक्षात्मक युक्ति में एक व्यक्ति जो है अपनी तर्कहीन भावनाओं और व्यवहार को तर्कयुक्त व स्वीकार्य बनाने का प्रयास करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा औचित्य स्थापन, और इसी को कहते हैं युक्तिकरण। इंग्लिश नाम इनके एक जैसे हैं लेकिन हिंदी में अलग अलग नाम है। युक्तिकरण अभी बताया मैंने, अंगूर खट्टे हैं, मतलब अगर अंगूर या हाथ नहीं आए तो मतलब क्या है? अंगूर खट्टे हैं। तो एक तर्कहीन भावनाओं और व्यवहार को तर्कयुक्त बनाने का कार्य होता है औचित्य स्थापन में। तो ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन अपन ने देखे। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। पहले वाली क्लास देखिए तो धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।